सीजन 1 का लास्ट पार्ट होने वाला है। हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, क्योंकि उसके चेहरे से साफ पता चल रहा होता है और साथ में वो कुछ चीज लेकर भाग रहा होता है। ये चीजें कहां से शुरू हुई उसके बारे में हमें बताया जाता है। जो चॉल है उसने इस लड़के को गैम्बलिंग साइट के बारे में बताया था। ये लड़का कुछ पैसे कमाने के चक्कर में उसने जो मोबाइल पर गैम्बलिंग एप्स होती थी उन पर पैसा लगाना शुरू किया। शुरू में तो वो जीतने लगा, अपनी माँ के जितने भी पैसे थे उन्हें वो दांव पर लगाता गया, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे आदत हो गई और वो अपने माँ के पैसे सारे लगाते चला गया और हारते चला गया। पर उसे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ पैसे तो हारेगा ही, ये तो गेम का एक रूल होता है। उसे अपने आप पर भरोसा था और वो और भी ज्यादा गैम्बल खेलने लगा और लगातार बैक टू बैक हारते हारते उसे पता ही नहीं चला कि वो कब 5 मिलियन येन हार चुका था। उसे हर बात का अंदाजा था कि उसके पेरेंट्स को ये बातें पता चली तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा या फिर और भी ज्यादा बुरा होगा। ऑनेस्टली उसने मान लिया था कि वो एक गलत काम कर रहा है और उससे बचने के लिए वो गैम्बलिंग साइट पे गया और वहां पर उसे प्रीशियस चीज मिली जिसे लेकर वो भाग रहा था। उसे एक शॉप के बारे में पता था जहां पर प्रीशियस चीज रखकर लोन लिया जा सकता है और वो केवल स्टूडेंट्स के लिए है। उसी दौरान बूली उस शॉप में पहुंच जाता है और जो बैग में लेकर भाग रहा होता है वो उसकी टेबल पर रख देता है। जो उसके सामने बंदा होता है वो काफी ज्यादा इरिटेट होता है और उससे पूछता है कि ये है क्या चीज और तुझे चाहिए क्या। जब वो बूली उस बैग को खोलता है तो हम क्या देखते हैं कि उसमें हमारा यांग यांग होता है जिसे वो बांध कर कैद करके उसके सामने लेकर आया हुआ होता है। दूसरी तरफ यांग यांग के पास उतनी पावर नहीं होती है क्योंकि उसकी प्रीवियस बैटल इतनी ज्यादा खतरनाक थी जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो बूली अपना फोन निकालता है और एक रेयर स्पीसीज को दिखाता है जिसका नाम तारा तारा होता है। बूली उसे कन्फेस करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है और वो बता रहा होता है कि ये रेयर स्पीशीज है जो कि काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन उस बंदे को बूली की कहानी पर कोई भी भरोसा नहीं हो रहा होता है। उसे इंटरेस्ट तो उसके पीछे वाले बंदे पर आ रहा होता है। असल मायनों में कहा जाए तो वो यहाँ का रियल बॉस है। बूली पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो अपने सामने वाले बंदे को कन्फेस कर दे। फिर हमें असल बॉस को दिखाया जाता है जो कि उसकी बातों से मुस्कुरा रहा होता है और काफी ज्यादा एनॉइंग हो जाता है। इसलिए वो कहता है हम इस लड़के को लोन दे देंगे और अपना सर हिला देता है और बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। उसी के बाद बूली शॉप से निकलता है और हम क्या देखते हैं कि वो काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि उसे 1 मिलियन मिले होते हैं और इतना काफी नहीं होता है। पर वो अपने आप को चेयर अप करता है और उसे एक आइडिया आता है कि वो ऐसी चीजें ढूंढेगा और यहाँ पर लाकर उसे जमा कराएगा जिससे उसके ऊपर जो भार है उसे वो धीरे धीरे कम कर लेगा। तभी उसके पास एक बंदा आ रहा होता है जो कि बूली पर ध्यान नहीं देता है और उसे सीधा क्रॉस करते हुए उसी शॉप पर जा रहा होता है। शॉप में पहुंचने के बाद वो सन का आईडी कार्ड उनके सामने रख देता है और कहता है कि उसे शॉर्ट टर्म में जितना लोन मिल सकता है उतना दे दो। तो सामने वाला बंदा काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो अपने बॉस की तरफ देख रहा होता है क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी उसे बॉस एक सिग्नल देते हैं और वो तुरंत उससे कहता है अपनी हुड्डी उतारो, मुझे तुम्हें देखना है और यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि तुम सच में अपना आईडी कार्ड जमा करने के लिए आए हो या फिर चोरी का कार्ड लेकर आए हो। इसी दौरान वो लड़का यानी कि वो लड़की अपनी हुड्डी उतारती है और अपने सामने जो कार्ड होता है उससे उसका फेस तो मैच होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसकी आईज में क्योंकि उसके हेयर और आई का कलर बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। ये कहना मुश्किल था कि ये जो आईडी कार्ड में लड़की है वो सही में यही है कि नहीं। ये चीजें करते हुए वो लड़की काफी ज्यादा घबराई होती है क्योंकि वो रियली में सन नहीं है। इस पर वो बंदा कुछ भी नहीं कहता है। वो अपने बॉस की तरफ देखता है, बॉस उसे हाँ कह देता है और उस नकली सन को तुरंत 4 लाख का लोन अप्रूव्ड हो जाता है। बंदा उसे कह रहा होता है कि मैं तुम्हें याद दिला दूं, अगर तुमने ये लोन नहीं चुकाया तो ये जो कार्ड है हम रख लेंगे। पैसे लेने के बाद वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वहां से जल्दी से निकल जाता है। तभी उसको एक बंदा रोकता है और पूछता है कि मिशन कामयाब हुआ? तो वो और कोई नहीं यांग जो होता है। वो बंदा काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, अपनी डरी सहमी सी आवाज में कहता है कि मिशन सक्सेसफुल रहा। पैसा पाने के बाद यांग जो काफी ज्यादा सेटिस्फाई हो जाता है और उसे बता रहा होता है कि वो उस शॉप के आसपास नहीं भटक सकता। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि हमें आगे चलकर पता चलेगा। उसी शॉप में पर्पल हुडी वाला जो कि वहां का बॉस होता है
वो सन के कार्ड को अपनी उंगलियों में घुमा रहा होता है और खेल रहा होता है। तभी उसका एम्प्लॉय उसके पास आता है और कहता है, वो सस्पिशियस बंदे, हमें उन्हें लोन नहीं देना चाहिए था, वो लोन हमारा नहीं चुका पाएंगे। इस बात पर बॉस कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि लोन को कैसे वसूल किया जा सकता है। वो स्माइल करता है और उस कार्ड को सामने जो वुडन बॉल होती है उस पर दे मारता है। यांग यांग काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, उसके अगल बगल आईडी कार्ड लगे हुए होते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। स्कूल में प्रेसिडेंट किम काफी जोर कर चिल्ला रही होती है। वो कहती है कि यांग यांग कहाँ गायब हो गया, वो उसका सबसे ज्यादा प्यारा पैट जिसे वो दिल से चाहती है। वो ये सुनने के बाद हैरान होता है क्योंकि उसे लगा था कि यांग यांग किम के घर चला गया होगा, इसलिए वो रिलैक्स होता है। और जब उसे पता चलता है कि यांग यांग सच में मिसिंग है तो वो थोड़ा सा चिंता करने लगता है। दूसरी तरफ जो किम है वो स्कूल के सारे लॉकर को खोल देती है। वो सोच रही होती है कि यांग यांग इसमें से किसी लॉकर में सोया हुआ होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो चिल्लाते हुए दूसरे क्लास में भाग जाती है। ये देखकर मो कह रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया। प्रेसिडेंट किम दूसरी क्लास में पहुंचती है, वहां के भी लॉकर खोलकर देखने लगती है, लेकिन वहां पर भी यांग यांग नहीं मिल रहा होता है। वो काफी ज्यादा उदास, निराश और हताश हो जाती है। ये देख रहा होता है कुछ ही दूर बैठा खांग। वो किम को नहीं जानता, लेकिन वो इतना तो जानता है कि जो किम है वो बहुत ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मो रिलैक्स हो जाता है, पता नहीं क्यों उसको चिंता ही नहीं है यांग यांग की। तभी वहां पर दरवाजा खुलता है और एक आदमी अंदर आने की कोशिश करता है। ये और कोई नहीं बल्कि टीचर होते हैं जो किम को कैजुअली उठाकर लाए हुए होते हैं और कह रहे होते हैं कि अपना ड्रामा बंद करो और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। वो बिल्कुल वैसा ही करती है। मो के सामने वाली सीट खाली होती है, किम उसमें जाकर बैठ जाती है और वो मो को बता रही होती है कि उसने पूरे स्कूल को छान मारा, लेकिन यांग यांग उसे नहीं मिला। लेकिन मो को तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है, जैसे उसको कोई भी चिंता नहीं हो यांग यांग की। तभी वो किम को बता रहा होता है कि वो यहाँ पर नहीं बल्कि अरीना में घूमा था। ये बात सुनने के बाद किम उससे पूछती है कि ये मुझे पहले बताना चाहिए था। वो बताता है कि वो अरीना में साथ में थे, वो घायल हो गया था और मुझे लगा कि वो कहीं जाकर बैठ गया होगा रिलैक्स होने के लिए। लेकिन बात यहाँ पर नहीं खत्म होती है। वो एक ड्राइंग बनाकर देता है, यानी कि एक मैप, जो कि वो टेबल पे रखता है, जिसे देखने के बाद किम हैरान होती है कि ये तो उसने ड्रॉ करके यांग यांग को दिया था। वो सीधा टेबल पर रख देता है। किम उसे देखने के बाद हैरान हो जाती है कि ये वही एरिना का मैप है जिसे ड्रॉ करके उसने यांग यांग को दिया था। मो बताता है कि इसी को फॉलो करते हुए हम एरिना में पहुंच गए थे और यांग यांग यहाँ पर उसके साथ था, लेकिन उसके बाद से वो अभी तक नहीं दिखा है। यहाँ पर किम बिना कुछ सोचे उस मैप को उठाती है और तुरंत क्लासरूम से निकल पड़ती है यांग यांग को ढूंढने के लिए। ये देखकर टीचर उसे चिल्लाते हैं कि तुम रनिंग क्लास से कहाँ भाग रही हो। टीचर उसका पीछा करते हैं और वहीं पर कैजुअली उसे पकड़ लेते हैं फिर से और कहते हैं कि तुम चलती हुई क्लास से कहाँ भाग रही हो, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, अगर तुम यहाँ से उठती हो तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। अब किम बहुत ज्यादा परेशान होती है, उदास होती है और चिंता कर रही होती है यांग यांग के बारे में। वो किस हालत में होगा इस बारे में सोच सोच के वो काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। मो तो काफी ज्यादा रिलैक्स होता है, उसे नहीं पड़ी होती यांग यांग की, वो तो अपना चिल कर रहा होता है। लेकिन सच में जिस हालात में यांग यांग था उसे देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन असल बात यह है कि मो अपनी फाइट के बारे में सोच रहा होता है। वो हमेशा किसी से भी फाइट शुरू कर देता है और अंत में जीत भी रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से उसकी जो फाइट्स है वो स्पॉइल हो जाती है। और आप लोग पिछला ही देख लो, वो लड़की कैसे उसके साथ वेल बिहेव करके चली गई, उसकी छाती पर अपना घुटना मार दिया। यहाँ पर मो सोच रहा होता है कि उसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी कहती है कि अभी रिलैक्स करो, उसे थोड़ा टाइम दो इम्प्रूवमेंट करने का, क्योंकि उसकी जो मसल्स हैं वो खिंच चुकी है। उसने कई अलग अलग तरीके के अटैक उनके ऊपर यूज किए थे, इसलिए उस दर्द में भी उसे इंटरेस्टिंग फील हो रहा होता है। वो महसूस कर पा रहा होता है वो थ्रिल जो फाइट करने के बाद उसे आता है। लेकिन यहाँ पर उसकी बॉडी को टाइम चाहिए रिकवरी करने के लिए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी बॉडी कुछ ज्यादा ही डैमेज है, इसलिए उसे हीलिंग हॉक के लिए उसे यांग यांग को ढूंढना होगा। वहीं पर घंटी बजती है, स्कूल खत्म होता है। किम मो का दर्द भरा हाथ पकड़ती है और बिना टाइम गवाए यांग यांग को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि वहां पर खांग आ जाता है और उनसे पूछता है कि इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो।
वो दोनों एक दूसरे को इतना अच्छे से नहीं जानते, लेकिन उनकी मीटिंग रूम में बातचीत हुई है। इसलिए कांग उनसे पूछ लेता है। किम उसे बता रही होती है कि यांग यांग मिसिंग है। उसने पूरी क्लास में ढूंढा लेकिन वो नहीं मिल रहा है। किम ये बात सुनने के बाद वो यांग यांग को बोलते हुए उससे पूछती है कि सन तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं। ये बात सुनने के बाद दोनों ऑकवर्ड सा मुंह बनाने लगते हैं, जैसे कुछ डिस्कस्टिंग सा बोल दिया हो। इस बात पर किम उनसे माफी मांगती है, साथ में ये भी कह रही होती है कि मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए, यांग यांग मिसिंग है, उसे ढूंढना है मुझे। किम रोने लग जाती है। कांग उससे पूछता है कि मैंने उसे देखा था लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कांग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। इस बात को सुनने के बाद मो से डिस्क्राइब करने लगता है कि वो बहुत विशाल बड़ा ड्रैगन था, लेकिन छोटा होने के कारण उसका साइज इतना हो गया है। पर उनके समझ में नहीं आ रहा होता है तो मो अलग अलग तरीके ट्राई करने लगता है, लेकिन जब वो उनकी तरफ देखता है तो वो लोग तो निकल पड़ते हैं। उसे कोई भी नहीं सुन रहा था। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। फिर वो डिसाइड करता है कि इन्हें जाने दो, मैं अपनी ट्रेनिंग करूंगा, यही एक अच्छा मौका है उसके पास अपने आप को बेहतर बनाने का। इस बंदे को तो यांग यांग की कोई भी फिक्र नहीं है। दूसरी तरफ यांग जो टॉयलेट में बैठा होता है अपने मोबाइल के साथ, वो अपने जरूरी काम निपटा रहा होता है। साथ में वही गैम्बलिंग वाला जो ऐप है उसे ट्राई कर रहा होता है। तभी वहां पर आवाज आती है वेन की, जिसे सुनने के बाद वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि अपना सर, इस बार वो गुस्से से नहीं बल्कि खुशी से अपना सर मारता है, क्योंकि इस बार वो गैम्बलिंग ऐप में हारा नहीं होता है बल्कि जीत गया होता है। इस बात की एक्साइटमेंट उसे इतनी ज्यादा होती है कि अपना सर वो डोर में मार देता है। अब वो खुशी से पागल होने लगा था और सोचने लगा था कि इन पैसों का वो क्या क्या करेगा। तभी उसे सबसे इम्पोर्टेंट बात याद आती है कि वो हमेशा अपने पैसों को दोबारा इन्वेस्ट कर देता है, जिससे वो हार जाता था। लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करेगा, वो तुरंत अपने पैसों को विथड्रॉ कर लेगा और वो विथड्रॉ के ऑप्शन को दबाने लगता है। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसका चेहरा उतर जाता है। यानी कि आपने सही समझा, वो कोशिश तो कर रहा होता है विथड्रॉ की, लेकिन पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो रहा होता है। और यही गैम्बलिंग ऐप का सीक्रेट होता है। पहले तो वो लोगों को जितवाते हैं और उन्हें एडिक्टेड बना देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना सारा पैसा उसमें लगा दे। और बिल्कुल यांगजो के साथ भी यही होता है। वो गेम एक स्कैम होता है। उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं जीता था, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वो यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर 6 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मो अजीब सा बिहेव कर रहा होता है। वो कोशिश कर रहा होता है कि वो टीचर को उकसाए और उससे फाइट करे, लेकिन वो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ किंग, सन, खांग तीनों मिलकर यांग यांग को ढूंढ रहे होते हैं। वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, उस जगह का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, लेकिन यांग यांग नहीं मिलता है। दूसरी तरफ खांग उनकी मदद करने के बाद अपनी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि जो किम है वो अपने प्यारे पेट के लिए एक पोस्टर भी तैयार करती है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता है। पूरे 6 दिन तक ढूंढने के बाद वो लोग थक कर एक पार्क में बैठ जाते हैं। वो दोनों एक लंबी सांस ले रहे होते हैं, क्योंकि वो काफी टाइम से बहुत ज्यादा मेहनत कर चुके होते हैं। किम सन से कह रही होती है कि मेरा इतना साथ देने के लिए शुक्रिया, मैंने तुम्हारे लिए परेशानी क्रिएट की। जिस पर सन कहती है कि कोई बात नहीं, दोस्तों में इतना चलता है। पर जो किम होती है, ये बात सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा मुंह पर आ रहा होता है। आखिर वो कहाँ पर है, उसने उसका साथ भी नहीं दिया। इस बात से वो गुस्सा नहीं थी, गुस्से की असल वजह यह थी कि जो यांग यांग है वो मोह का सबसे प्रीशियस पेट है, लेकिन उसे कोई भी फिक्र नहीं। इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन वो सन पर ध्यान देती है और कहती है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं तुम्हारे लिए ट्रिक लेकर आऊंगी। और तुरंत वो ट्रेन के लिए निकल जाती है। लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि जो सन है वो बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। उसी के पीछे एक बड़ा सा चौड़ा सा बंदा आ जाता है। उसके हाथ में उसका आईडी कार्ड होता है और वो उसे वहीं पर उठा लेता है। जब किम वहां पर ड्रिंक्स लेकर आई हुई होती है तो वो एक बात पर गौर करती है कि जो सीट थी जहां पर वो बैठे थे वो तो खाली लग रही है। आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ। अब हम वापिस मो के पास आते हैं। वो लड़ने के लिए टीचर से ऐसा बिहेव नहीं कर रहा था, बल्कि वो उनकी बॉडी को देखकर जेलस फील कर रहा होता है। वो उनके आसपास भटकने लगता है और उनकी बॉडी को एनालाइज करते हुए कह रहा होता है कि आपकी बॉडी कमाल की है, आप कौन सी डाइट लेते हैं, उसको भी कुछ सजेशन दीजिए।
टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, कोई उनकी बॉडी को उनके परमिशन के बिना छुए। इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखता है, वो छूने लगता है। पर हद तो तब हो जाती है जब वो चेस्ट पर अपनी उंगलियां रख देता है। टीचर यहाँ पर उसके ऊपर गुस्सा करे उससे पहले वो उनसे कहता है कि आपने इस पार्ट को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। वो उनकी हर एक मसल को देख रहा होता है और समझ रहा होता है। टीचर इस बात को जाने देते हैं क्योंकि मो ने उनकी परमिशन के बिना उसके चेस्ट को छूने दिया, लेकिन वो उनकी तारीफ कर रहा होता है, उनकी मेहनत को ब्रेस कर रहा होता है, जिस पर उन्हें गुस्सा नहीं आता है, बल्कि वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी अचानक से मो उन्हें कह देता है कि मैं आपके साथ ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन करने वाला हूँ। ये बात सुनने के बाद टीचर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। उनको नहीं पता कि मो के इंटेंशन क्या है, आखिर वो क्या चाहता है उससे। फिर हम देखते हैं कि सन के आईडी के साथ कोई बंदा खेल रहा होता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो शॉप का एम्प्लॉय सन को पकड़ के लाया हुआ होता है और वो बिल्कुल ठीक ठाक होती है। वो बता रहा होता है सन को, तुमने अपना आईडी कार्ड को इधर गिरवी रखा और इसके बदले में तुमने लोन लिया जो कि तुम चुका भी नहीं रही हो। इस बात को सुनने के बाद सन काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि मैं इस शॉप में कभी आई नहीं, तो मैं अपना आईडी कार्ड गिरवी क्यों रखूंगी। पीछे से जो ओनर होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो टेबल में जोर से हाथ मारता है और सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। वो उसे कहता है कि तुम अपना आईडी कार्ड यहाँ पर लोन लेने के लिए गिरवी रखती हो और जब लोन वापस करने की बारी आती है तो तुम कहती हो कि मैं इधर पे आई नहीं। ये कौन सी बात हुई। इस बात पर उसका एम्प्लॉय भी उससे एग्री कर रहा होता है। सन ये देखकर समझ जाती है कि ये जरूर इनका प्लान होगा, लेकिन वो उनके प्लान में नहीं फंसेगी। वो अपने आप को शांत करती है और उनसे पूछ रही होती है कि इस कार्ड को वापिस लेने के लिए कितना पैसा लौटाना होगा। इस पर एम्प्लॉय बता रहा होता है कि 5.50 मिलियन उसे चुकाना है। 5 मिलियन तो वो लेकर गई थी और 50,000 उसका बाकी का इंटरेस्ट है जो कि उसे चुकाना होगा। इस बात को सुनने के बाद सन वहां पर हैरान नहीं होती, बल्कि रिलैक्स होकर वो उनसे पूछ रही होती है, इसके लिए मुझे टाइम मिलेगा, मैं आपका लोन तुरंत चुका दूंगी। एम्प्लॉय उसके कार्ड को लेता है और ड्रॉर खोलकर उसमें फेंक देता है। यह देखने के बाद सन काफी ज्यादा हैरान और परेशान होने लगती है क्योंकि वो सोच रही थी अगर वो उसकी बात पर राजी हो जाएगी तो वो बंदा उसके कार्ड को लौटा देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। बदले में वो एम्प्लॉय उसे धमकी दे देता है, अगर तुम 1 हफ्ते में उसका जो पैसा है वो नहीं लौटाओगी तो तुम जानती हो कि जैसे हमने अभी तुम्हें ढूंढा है वैसे ही हम अगली बार भी ढूंढ ही लेंगे। इन बातों को सुनने के बाद सन उनकी बातों से एग्री करते हुए वहां से जाने लगती है, पर जाते जाते उन्हें कह रही होती है कि मेरे कार्ड को ध्यान से संभाल कर रखना, कहीं गुम ना हो जाए। इतना बोलने के बाद उनके दरवाजे को इतना जोर कर बंद करती है जिससे वो एम्प्लॉय बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो घूर कर दरवाजे को देखने लगता है, लेकिन वहीं पर जो उसका बॉस बैठा होता है उसे लग रहा है कि वो उसे गुस्से में घूर रहा है और एम्प्लॉय के पसीने छूटने लगते हैं और वो बॉस को कह रहा होता है घबराते हुए कि नहीं, मैं तो उस लड़की के ऊपर गुस्सा कर रहा था, और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। फिर रात हो जाती है, उसके काम का टाइम खत्म होता है। वो लॉक लगाने के बाद उस चाबी को फ्लावर पॉट में फेंक जाने लगता है और कहने लगता है कि मुझे उस बच्चे की बातें क्यों माननी पड़ती है। वो काफी ज्यादा उदास होता है। वहीं ऊपर की तरफ स्टेयर्स जाते हैं, सन वहां पर छुपी होती है। जैसे ही वो एम्प्लॉय वहां से जाता है सन निकल कर बाहर आती है। उसका प्लान एकदम सिंपल था कि जैसे ही एम्प्लॉय जाए वो छुपकर उस डोर को खोल ले और अपना आईडी कार्ड लेकर निकल जाए, और वो बिल्कुल वैसा ही करती है। वो डोर को खोलने की कोशिश कर ही रही होती है कि उसकी नजर फ्लावर पॉट में की पड़ जाती है। वो डोर खोलकर अंदर जाने लगती है, लेकिन उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा होता है। वो डोरन टैक्स के पास जाती है और अपना आईडी कार्ड निकाल लेती है। उसे कोई भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसका आईडी कार्ड सबसे ऊपर रखा होता है और उसे पाने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो कहती है कि अब चलना चाहिए, इससे पहले कोई यहाँ पर आ जाए। वो जा रही होती है तभी उसे टॉयलेट में एक आवाज सुनाई देती है और उसका ध्यान जाता है। वो रुकती है और सोचने लगती है कि एक बार चलो देख ही लेना चाहिए कि वहां पर क्या है। वो डोर खोलती है और उसे कुछ थोड़ा थोड़ा तो दिखने लगता है। फिर वो थोड़ा और अंदर जाती है और देखती है कि 2 आंखें चमक रही होती हैं। कुछ अजीब सा वहां पर हिल डुल रहा होता है।
वो जो जीप होता है वो सामने आता है और जोर जोर कर चिल्लाने लगता है कि मुझे बाहर निकालो, और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा क्यूट सा यंग यंग होता है। उसे ये नहीं पता होता है कि सन वहां पर आ गई है। वो तो बस काफी ज्यादा परेशान होता है, इसलिए दौड़कर चिल्ला रहा होता है कि मुझे बाहर निकालो। ये देखने के बाद सन तो काफी ज्यादा डर गई होती है। उसने कभी एक छोटा सा ड्रैगन नहीं देखा था जो कि लिज़ार्ड के फॉर्म में होता है। वो इतना डर गई होती है कि 3-4 स्टेप वो पीछे लेती है और वो किसी बड़े से सॉफ्ट से किसी चीज से टकराती है और उसे पता नहीं होती है कि वो क्या चीज है। और तभी सन पीछे मुड़कर देखती है और ये और कोई नहीं बल्कि वहां पर यांगजो आ गया होता है। मानो वो एक टाइम के लिए यंग यंग को भूल जाती है। वो यांगजो को देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाती है। यांगजो भी हैरान होता है कि यहाँ पर ये लड़की क्या कर रही है, और सन इतना ज्यादा डरी होती है कि वहां पर जोर से चिल्लाने ही वाली होती है कि यांगजो उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे कहता है कि शांत हो जाओ, हम पकड़े जाएंगे। फिर वो नोटिस करता है कि ये तो वही लड़की है जिसका कार्ड उसने गिरवी रखा था। वो समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। वो उसे सिचुएशन के बारे में बताने लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह अपना कार्ड लेने के लिए आया हूँ। दोनों अपना काम शांति से करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। ये बात सुनने के बाद जो सन है वो रिलैक्स महसूस करती है और वो अपना काम करती है। यांग यांग को उठाती है और उसका कार्ड तो उसे मिल ही गया होता है। अपना काम करने के बाद सन यांग यांग को उठाती है और बिल्डिंग से निकल जाती है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि किम ने जो पोस्टर बनाया था यांग यांग बिल्कुल उसके जैसा ही दिख रहा है। और वो बिल्डिंग में कह रही होती है कि ये कैसे बुरे लोग हैं, ये लोगों के आईडी कार्ड तो चुराते ही है लेकिन बेजुबान जानवर को परेशान भी करते हैं। पर उसे पता नहीं होता है कि उसकी जो बातें हैं और जो वो कर रही है वो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है, जो कि उसे आगे चलकर परेशान करने वाला है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। किम स्कूल जा रही होती है, तभी वहां पर सन आ जाती है और उसे देखकर चिल्लाने लगती है। किम उसे देखती है तो वो भी चिल्लाने लगती है और उससे सीधा जाकर पूछती है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था, आखिर तुम सडनली वहां से गायब कैसे हो गई, सारी बातें मुझे बताओ। लेकिन वो यहाँ पर चैन की सांस लेती है। वो देखती है कि सन यहाँ पर ठीक ठाक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। सन उसका जवाब नहीं देती है और मुस्कुराते हुए माफी मांगती है। साथ ही वो अपना बैग खोलती है, उसमें से 2 हाथ निकल कर आते हैं और उसके बाद हमारा क्यूट सा यांग यांग आ जाता है, जिसे देखने के बाद किम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। यहाँ यांग यांग की हालत खराब हो जाती है। बैग में तो उसको वैसे ही ऑक्सीजन नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर किम ने उसे कसकर पकड़ लिया है। उसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है, लेकिन किम उसे कह रही होती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, तुम कहाँ थे इतना दिनों से। यांग यांग यहाँ पर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और उसे कुछ जानी पहचानी सी स्मेल आने लगती है और सीधा वो उसकी तरफ कूद जाता है। और हम देखते हैं कि वहां पर मो जा रहा होता है। यांग यांग सीधा उसके हाथ पर लैंड करता है। मो का हाथ पहले से ही इंजर्ड होता है और वो यांग यांग को नहीं देखता है। सीधा वो रिफ्लेक्स करते हुए यांग यांग को जोर से झटकता है, जिसकी वजह से यांग यांग जमीन में जाकर टकरा जाता है। और मो की नजर सीधा यांग यांग पर जाती है। वो मो से माफी नहीं मांगता जो उसने किया, बल्कि वो कहता है कि तुम्हें ध्यान से सोच समझ कर कदम उठाने चाहिए। इस बात से किम को वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मो को चिल्लाने लगती है कि ये क्या बदतमीजी है, वो इतने दिनों बाद लौटा है और तुम उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। लेकिन मो को तो कोई फर्क नहीं पड़ता जो उसने यांग यांग के साथ किया। किम की कंप्लेन सुनी वो तो बिल्कुल चिल होता है। दूसरी तरफ जो ग्रैनी शॉप होती है वहां पर उसका मालिक काफी ज्यादा भड़क रहा होता है, क्योंकि उसने सीसीटीवी कैमरा को चेक कर लिया होता है। वहां पर हम देख सकते हैं कि कैसे सन ने यांग यांग को उठाया और वहां से लेकर उसे भाग गई, और साथ में यांग जिन भी अपना कार्ड उठाकर वहां से भाग रहा होता है। यह देखकर एम्प्लॉय उससे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो बॉस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर हाथ उठाने लगता है, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है और काफी ज्यादा गुस्से में आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि 2 हाई स्कूलर उसके ऑफिस में घुसे और चोरी की और निकल लिए, इसका खामियाजा तो उन्हें चुकाना होगा। वो बॉस काफी ज्यादा गुस्से में होता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर फुटबॉल मैच चल रहा होता है। वहीं पर एक बंदा जोड़कर फुटबॉल को किक मारता है और उसके ठीक सामने मो खड़ा होता है, लेकिन वो वहां से हटता नहीं है, जिससे वो फुटबॉल उसके मुंह पर लग जाती है। उसके चेहरे पर स्माइल होती है, जैसे मानो उसको फुटबॉल्स के रूल पता ही ना हो कि आगे क्या करना होता है। और ये सच भी है, क्योंकि वो दूसरी दुनिया का है, उसे फुटबॉल के रूल्स नहीं पता है। और उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन में ये है कि जो भी उसके ऊपर पहले अटैक करे
उनसे वो बचने का कोशिश नहीं करता है, उनका सामना करता है जैसे उसने फुटबॉल का किया। फुटबॉल उसके चेहरे पर लगने के बाद नीचे गिरती है। उसका चेहरा तो लाल हो गया होता है, लेकिन वो थ्रिल वाली स्माइल उसके चेहरे पर आ जाती है। वो सीधा उस बोल्ड लड़के की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो पंच के साथ भी तैयार होता है और सीधा उसके पेट पर एक पंच मार देता है। वो लड़का पहले तो सोच रहा होता है कि उसने फुटबॉल को किक किया तो उसे डॉज करना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ गया है। वो इतना सोच पाता कि वो पंच उसे लग चुका था, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो बंदा नीचे गिर गया। वो यहाँ पर तैयारी करने लगा कि वो अपने पंचोस को उसके ऊपर बैक टू बैक बरसाने लगेगा। ये सीन सब लोग देख रहे होते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये उसका हाल उस बोली लड़के के जैसे करने वाला है, हमें तुरंत उसे रोकना होगा। सब आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि वहां पर कुछ तो ऐसा चल रहा है। मोह तो एकदम थ्रिल होता है, यहाँ पर ड्रामेटिक सीन बन जाता है, लोगों से रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ मोह एक्साइटेड फील कर रहा होता है, जो भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मोह एक्साइटेड फील करने लगता है, जो भी उसे रोकने की कोशिश करता है वो उसे ही धोने लगता है। दूसरी तरफ किम और यांग यांग को एक अच्छा स्पेस मिल जाता है, जहां पर किंग यांग यांग को कह रही होती है कि उनकी फाइट को जाने दो और मेरी बातों को सुनो। वो अपना एक पुराना फोन निकालती है और यांग यांग को दे देती है और कहती है कि ये जो फोन है ये तुम रख सकते हो, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े कॉल या टेक्स्ट कर देना। क्योंकि मो और यांग यांग के पास फोन नहीं है, इसलिए किम ने उन्हें फोन दे दिया होता है। फोन पाने के बाद यांग यांग काफी ज्यादा एक्साइटेड तो होता है, लेकिन बहुत ज्यादा सरप्राइज भी हो जाता है। किम उसे एक्सप्लेन कर रही होती है कि ये व्हाट्सएप है और ये वाईफाई है, लेकिन वो इतना ज्यादा कंफ्यूज होता है कि उसकी बातें उसे समझ में नहीं आ रही होती है। फिर किम उसे मैनुअली समझाने की कोशिश करती है। वो समझ जाती है कि यांग यांग यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। यांग यांग कहता है कि वो बेसिक से शुरू करेगा और उस फोन को पाने के बाद वो एक्साइटेड होता है, लेकिन उसका ध्यान उसी बोली बॉय पर जाता है जो कि वही सड़ा सा गैम्बलिंग ऐप को खेल रहा होता है और उसमें पैसे हार रहा होता है। क्योंकि ये वही लड़का है जिस टाइम यांग यांग घायल हो गया था, उसे उठाकर उस शॉप में गिर्री रख के आ गया था। उस लड़के की वजह से उसे बुरी चीजें झेलनी पड़ी थी, इसलिए वो उसकी तरफ दौड़ते हुए उसके मुंह पर कूदता है और सर पर काट लेता है। बुली बॉय अपने आप को बचाने के लिए यांग यांग को पकड़ता है और खींचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन यांग यांग उसके चेहरे को खरोचते हुए अपना बदला ले रहा होता है। तभी बुली बॉय उसको जोर से पकड़ता है और जमीन में पटक कर वहां से भाग जाता है और भागते भागते उसे याद आ जाता है कि ये वही इंसेक्ट है जिसे उसने गिर्री रखा था। दूसरी तरफ जो पीटी टीचर है वो मोह को समझा रहे होते हैं कि जो तुम कर रहे हो ये बहुत ज्यादा बुरा है, तुम लोगों से ऐसे फाइट करते रहोगे तो मैं तुम्हें अपने ट्रेनिंग सेशन में आने की इजाजत नहीं दूंगा। और तभी वो बुली बॉय मोह से टकराता है और सीधा वहां पर गिर जाता है। मोह के चेहरे में वही थ्रिल स्माइल होती है, उसके ऊपर पहला अटैक हो गया है और वह सीधा उस बुली बॉय के ऊपर टूट पड़ता है। पीटी टीचर अपना सर पकड़ता है और कहता है कि लो ये फिर से शुरू हो गया। मोह तो उसे धो रहा होता है, पीटी टीचर उसे पकड़ते हैं और रोक लेते हैं और उसके बाद मोह किम के साथ अपने घर जा रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि आज का ट्रेनिंग सेशन तो काफी ज्यादा थ्रिल था, मानो जैसे वो एक ड्रीम लैंड में रह रहा हो। रोज उसके साथ ऐसा ही ट्रेनिंग होनी चाहिए। इस बात पर किम उसे समझा रही होती है कि ये जो तुम करते हो ये बहुत ज्यादा बुरा है, लेकिन ये तो मोह है, उसे समझाना इम्पॉसिबल है। इसलिए वो टॉपिक को चेंज करते हुए कहती है कि आज तुम मेरे घर आओगे, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी, साथ में फोन चलाना भी सिखा दूंगी। तो मोह मान जाता है। उसी के पीछे सन अपनी दोस्त के साथ हंसी मजाक गॉसिप करते हुए आगे बढ़ रही होती है। उसे किसी भी खतरे का एहसास नहीं होता है। वहीं उसके पीछे खांग भी होता है जो कि अपने गर्दन को मड़ोड़ते हुए कह रहा होता है कि मैं कल गलत पोर्शन में सो गया था। और उसी के ठीक पीछे हाजू होता है जो कि अपनी बंदी से बात कर रहा होता है और उसके चेहरे में स्माइल होती है। तभी सन के पास कोई आवाज लगाता है वॉलेट वाली लड़की, और ये और कोई नहीं यांग जो होता है और उसके सर पर चोट लगी होती है। उसके चेहरे के हाव भाव से समझ सकते हैं कि उसकी कल पिटाई हुई हो। लगता है शॉप के मालिक ने उसके साथ कुछ किया है जिसकी वजह से वो सन का आईडी कार्ड मांगने के लिए यहाँ पर आया हुआ होता है। सन ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है, लेकिन वो उसे यहाँ पर पहचान लेती है कि ये तो वही बंदा है।
इस पर यांग जो उसे चिल्लाते हुए बताता है कि जब हम कल अपना आईडी कार्ड लेने के लिए गए थे तब सारी चीजें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। इस बात को सुनने के बाद सन काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर वो कहती है कि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है अगर उन्होंने देख लिया, आखिर ये मेरा आईडी कार्ड है। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि ये बंदा उससे उसका आईडी कार्ड मांगने क्यों आया हुआ होता है। उसकी दोस्त को भी समझ में नहीं आता है। यांग जो उसे चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम अपना आईडी कार्ड नहीं दोगी तो हम बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। अब सन उसकी बातें नहीं मान रही होती है तो वो जोर जबरदस्ती पर उतर आता है। वो उसका बैग छीनने लगता है और उसमें उसका आईडी कार्ड ढूंढने लगता है। ये सीन दूर खड़े खांग और हासू देख रहे होते हैं और वो दूर से ही समझ जाते हैं कि उनकी प्यारी सन के साथ क्या हो रहा है। वो दौड़ते भागते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। रास्ते में वो दोनों मो को क्रॉस कर रहे होते हैं जिसे सिनेरियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जब उसके माइंड में सारी चीजें प्रोसेस होती हैं तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन जो यांग जून है वो वहां पर नहीं रुकता है। वो सन के बैग में आईडी कार्ड को ढूंढ रहा होता है। वो बता रहा होता है कि अगर तुमने अपना कार्ड नहीं दिया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। उसी बीच हादू और खांग हवा में कूदते हैं और अपने पंच को तैयार करते हैं और यांगजो के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन उसी बीच एंट्री होती है मो की। वो दोनों के पंचेस को ब्लॉक कर देता है। यह सीन देखकर आपको लग रहा होगा कि यांगजो को मो बचाने आया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे अपनी पुरानी फाइट याद आती है। वो यांग जुंग के साथ 1-on-1 बैटल करना चाहता है। खांग और हाजू ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मो उनके रास्ते में आ जाएगा। वो काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और जब मो उसकी तरफ पलट कर देखता है, वो भी थ्रिल्ड स्माइल के साथ, तो यांग जू समझ जाता है कि ये तो वही हंटर है जिसे मैंने एक पंच में ढेर कर दिया था। लेकिन बाद में उसने जो करारा पंच मारा था उससे तो उसकी हालत ही खराब हो गई थी। वहां पर एक ड्रामा क्रिएट हो गया होता है। यांग जू इसी बात का फायदा उठाते हुए सन को उठाता है। इतने में ही यांग जू वहां से निकल जाता है। मो बस उसे देखकर शॉक खड़ा रहता है और उसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। खांग और हासू को तो मौका ही नहीं मिलता सन को बचाने का। वो वहां पर खड़े होते हैं। जब वो देखते हैं कि यांग जो भाग गया है तो तुरंत उसे बचाने के लिए उसके पीछे निकल जाते हैं और फिर एक बार वो लोग मो को पास करते हैं। मो के तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड खड़ा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वो थोड़ा देर में प्रोसेस करता है कि ये लोग भी एक्साइटेड हैं उस बंदे से फाइट करने के लिए। फिर वो दौड़ कर उनका पीछा करने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि रुको, पहले मेरा अपोनेंट है वो, मैं उससे फाइट करूंगा। लेकिन उसे यहाँ पर पता नहीं है कि चीजें कितनी ज्यादा डिफरेंट हो गई हैं। यांग जो अपना इलाका जिसका नाम है नैरो वैली, वहां पर मुड़ जाता है और देखकर लग रहा होता है कि वहां पर उसके पास कोई भी चारा नहीं है। लेकिन आपकी गलतफहमी है। जब मो खांग हासू वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये इलाका तो चारों तरफ से बंद है। यहाँ पर यांग जो तो फंस गया है, अब उसके पास कोई भी चारा नहीं है। लेकिन जब खांग को याद आता है कि इस जगह पर वो तो पहले आ चुका है मो के साथ, ये वही इलाका है जहां पर उसकी पहली फाइट हुई थी। मतलब मो के साथ यांग जो वहां पर सन को नीचे उतारता है और वो उतारता नहीं बल्कि उसे पटक देता है, जिससे सन को बहुत ज्यादा दर्द होता है क्योंकि यांग जो उनको सन को उठाया नहीं जा रहा होता है। फिर वो उनको कहता है कि अब आ जाओ, मुझसे फाइट करो। लेकिन मो वहां पर आगे आता है और कहता है कि तुम लोग नहीं बल्कि मैं 1-on-1 फाइट करूंगा। इस बात पर हाजू उस पर गुस्सा निकाल रहा होता है। हाजू उसे कह रहा होता है कि तुम जो चीजें कर रहे हो उसमें तुम्हें बहुत मजा आता होगा, लेकिन जो मैं चीजें करने वाला हूँ वो मैं अपनी बहन के लिए करने वाला हूँ। उसकी जान पर बनाई है और तुम्हें मस्ती सूझ रही है। बताओ तुमने उस टाइम हमारे पंचेस को ब्लॉक क्यों किया था? यही कि तुम उससे 1-on-1 बैटल करना चाहते हो। तुम कितने ज्यादा बुरे हो। मो को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि हाजू उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन वो वहां पर उससे माफी नहीं मांगता है। स्माइल करते हुए कहता है कि यांगजो को निपटाने के बाद तुम्हारी बारी आएगी। तभी एक बंदा उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है बहुत लंबा अरसा हो गया, और ये और कोई नहीं बल्कि यांग जुंग होता है। और वो उसके कंधे को जोर से प्रेस करता है जिसकी वजह से वो पूरी बॉडी में झंझनाहट महसूस करता है। वो दर्द से कर्रा उठता है। लेकिन वो मो है, उसके चेहरे पे वही थ्रिल हंसी आ जाती है। वो तुरंत अपने आप को बचाने के लिए यांगजो के ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन वो लगता नहीं है पर उसका असर होता है। उसका जो ग्रिप होता है वो छूट जाता है। यहाँ पर मो सेलिब्रेट कर पाए उतने में ही यांगजो एक और बार घूमकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और फिर से वही चीजें। लेकिन इस बार कुछ नया होता है। वो अपने जूडो किक को तैयार करता है और मो के पैर में मार देता है, उसे जमीन में गिरा देता है और इतना ज्यादा जोड़ कर गिराता है जिसकी वजह से मो वहां पर दर्द को महसूस कर पा रहा होता है। उसकी आंखें बाहर आ गई होती है, उसकी सारी हड्डियां हिल रही होती हैं।
मानो उसको लग रहा होता है कि एक तो टूट ही गई हो। हासू सामने आता है, वो मो को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी बहन को बचाने के लिए। वो मौका देखता है कि यांग जो वहां पर बिजी है, तो उस मौके का फायदा उठाते हुए वो अपनी बहन के पास पहुंचता है और उसका हाथ पकड़कर अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर देता है। यांग जो की जब उन पर नजर जाती है तो वो वहां पर कुछ भी नहीं कर पाता है। वो चाहता तो था कि वो सन का आईडी कार्ड ले ले, लेकिन अब उसके पास कोई भी चांस नहीं है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, जाने दो, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ जो मो है हमारे साथ प्रैंक कर देता है, मतलब इतनी जोड़ कर उसे पटका गया होता है मानो उसकी हड्डियां भी टूट गई होगी। उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ होता है, उसकी हड्डियां, और वो काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहे होते हैं। और शॉकिंगली वो सोच रहा होता है कि ये जरूर टीचर के साथ ट्रेनिंग का नतीजा है। वो अपनी बैक को फील कर रहा होता है कि उसे कोई भी चोट नहीं लगी है। वो उसे रिलीज करने के बाद टाइट करता है और जोर से प्रेशर मारता है। उस प्रेशर के साथ ही वो सीधा खड़ा हो जाता है। यांग जो तो डिस्ट्रैक्टेड होता है क्योंकि हासू सन को लेकर वहां पर भाग गया होता है। जब उसकी नजर मो पर जाती है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ जो खांग है वो मो से पूछ रहा होता है कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए क्या? तो मो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, सारी चीजें अंडर कंट्रोल हैं। यहीं पर मो का ध्यान भटक जाता है और इसी बात का फायदा यांग जो उठा लेता है। वो तुरंत एक अटैक करता है। मो उसके अटैक से बचते हुए एक ही चीज सोच रहा होता है कि उसका काउंटर कैसे करेगा। इतने में यांग जो अपनी स्ट्रेटेजी को बदलता है और वो तुरंत पीछे होकर उसके कॉलर को पकड़ लेता है। पहले तो उसके हाथ को पकड़ता है ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके और कॉलर से ग्रिप बनाकर उसे उठाकर फिर से जमीन पर पटक देता है, मानो वो इतना ज्यादा हल्का फुल्का हो। लेकिन यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि मो को कुछ भी नहीं हुआ होता है। वो फील कर पा रहा होता है कि इस बार भी उसे कुछ नहीं हुआ। तभी हमें पता चलता है कि जो हमारा क्यूट सा उसकी पीठ पर सेफ्टी बैग की तरह काम कर रहा होता है। वो कितने भी झटके खाए, कितना भी दर्द सहे, लेकिन वो कंप्लेन नहीं करता है। उसकी हालत देखकर तो आप लोगों की भी हालत टाइट हो गई होगी। आखिर वो कितना और सहन करेगा। अब यहाँ पर सारी बातें मो को समझ में आ रही होती है। वो प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा स्लो है। वो यांग यांग का बिना शुक्रिया करे वहां पर खड़े हो जाता है और उसका ध्यान यांग जो पर जाता है, जो कि उसने एक बड़ी गलती कर दी होती है कि उसके असिस्टेंट यांग यांग के ऊपर अटैक कर दिया। बिना कोई टाइम गवाए मो अपने प्यारे असिस्टेंट की चिंता करते हुए यांग जो के ऊपर अटैक कर देता है और बैक टू बैक उसके ऊपर पंचेस बरसाने लगता है। दूसरी तरफ यांग जो के पास कोई भी चारा नहीं होता है सिवाय ब्लॉक करने के, और वो सोचने लगता है कि ये नाजुक सा बंदा इतने हैवी पंचेस उसके ऊपर कैसे मार रहा है। मो तो काफी ज्यादा मजे में होता है और कह रहा होता है कि मैं यांग यांग का बदला तुमसे लेकर रहूंगा, और बैक टू बैक पंचेस बरसा रहा होता है। लगता है जैसे उसको यांग यांग की परवाह है, लेकिन वो तो अपने थ्रिल के लिए तो मजे में पंचेस बरसा रहा होता है। यांग जो को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो यहाँ पर बुरी तरीके से पिटेगा, इसलिए वो यहाँ पर प्लान बनाता है कि वो अपने बॉडी का यूज करेगा और एक बॉडी स्लैम के लिए तैयार होता है। वो आगे बढ़ता है और मो के ऊपर सीधा कूद जाता है। मो की तो चेहरे से थ्रिल स्माइल चले जाती है। उसे वो देखकर लग रहा होता है कि एक बड़ा सा एस्टेरॉइड उसकी तरफ बढ़ रहा हो। अब उसके पास कोई भी चारा नहीं है, उसकी तरफ बढ़ रहा हो। उसके पास कोई भी चारा नहीं होता है। वो ना तो पीछे हट सकता है ना तो अगल बगल। वो मन बना लेता है कि उसे वो सामने से फेस करेगा। अपने पैरों को जितना हो सके उतना टाइट बना लेता है और जैसे ही दोनों टकराते हैं मो की हालत बिगड़ने लगती है, क्योंकि यांग जो का जो शरीर है और उसका वेट मो संभाल नहीं पा रहा होता है। वो पीछे फेंकाने लगता है। जब यांग जो अपनी पूरी पावर का यूज करता है तो वो मो को बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है। मो सीधा दूर जाकर गिरता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि मो को इस बार भी कुछ नहीं होता है, पर वो एकदम सुपर हीरो के स्टाइल में वहां पर लैंडिंग लेता है और खान के पास पहुंच जाता है। खान ये देखकर उससे पूछ लेता है, भाई तेरे सच में सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? मो सीधा सीधा कह देता है कि हाँ, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर एक काम करो, यांग यांग को संभालो और उसकी देखभाल करो। इतना बोलने के बाद वो वहां पर खड़ा हो जाता है। उसने खांग को कह तो दिया, लेकिन वो खुद श्योर नहीं होता है कि वो इस मॉन्स्टर को हराएगा कैसे। मो स्माइल करता है और कहता है कि इसी चीज के लिए तो वो अर्थ पर आया था, चुनौतियों का सामना करने के लिए। और वो प्लान बनाता है कि मो काफी ज्यादा तेज है तो उसका फायदा उठाएगा। वो तुरंत उसके ऊपर हमला कर देता है। यांग जो उसके ऊपर सामने से हमला करने लगता है। मो से बचते हुए उसकी दूसरी तरफ आ जाता है और थाई में 2 पंचेस मारता है।
दूसरे थाई में भी 2 पंच मारता है। यांग जो की तो हालत खराब हो रही होती है। मो की एक ही स्ट्रेटेजी है कि जो यांग जो है वो एक मॉन्स्टर की तरह है। अगर वो उसके थाई पर अटैक करेगा और इम्पैक्ट काफी ज्यादा सही होता है, मो उसका बैलेंस बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से यांग जो को अपने आप को संभालने के लिए हाथ लगाने पड़ते हैं। यांग जो समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो फाइट को हार जाएगा। तभी वो एक प्लान बनाता है, मो का ध्यान भटकाता है और उसे कहता है कि पीछे देखो, तुम्हारे साथ एक और बंदा है, 2v1 ये फेयर नहीं है मेरे साथ, मैं तुमसे नहीं लड़ने वाला। इतना सुनने के बाद मो का ध्यान भटक जाता है। वो खांग की तरफ देखता है और कहता है कि तुम फाइट में इंटरफेयर नहीं करना। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए यांग जो वहां पर आता है और मो का गला पकड़ लेता है। ये तो एक गोकीला क्लच है जिसमें उनका गर्दन पकड़ लेते हैं और उनसे टैप आउट कराते हैं। लेकिन इस फाइट का केस बिल्कुल अलग होता है। खान ये चीज देख रहा होता है और कहता है कि ये तो चीप ट्रिक है। उसे यहाँ पर अंदाजा हो जाता है कि मो यहाँ पर 15 सेकंड में बेहोश हो जाएगा। अब उसे लग रहा होता है कि मो को उसकी जरूरत है, क्योंकि सिचुएशन अब बहुत ज्यादा डेंजरस हो गई है। और जब वो देखता है कि मो का जो चेहरा है वो कलर बदलने लगता है, तो वो तुरंत बिना किसी हेजिटेशन के आगे बढ़ता है। जब वो 2 कदम आगे ही बढ़ता है तो मो चिल्लाता है कि मेरी हेल्प मत करो। और खांग इतना सुनने के बाद वहां पर रुक जाता है। ऐसा लग रहा है कि वो अपना हाथ उठाकर रेफरी को कह रहा है कि मैं इस फाइट को कंटिन्यू करूंगा। खांग श्योर नहीं होता है कि मो सही में ठीक है कि नहीं, उसे यहाँ पर रुकना चाहिए कि नहीं। लेकिन वो देखता है कि मो वहां पर थ्रिल हंसी फिर से हंसने लगता है, तो उसे थोड़ा सा ठीक लगता है। लेकिन असल बात यह है कि जो यांग जो है उसने मो को इतनी टाइटली बांधा होता है कि अगर मो यहाँ पर रिलीज नहीं होता है तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा, क्योंकि उसका जो ब्रेन है और उसमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो भी रुक गई होती है। अब मो के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो उस मूव को चलेगा। वो तुरंत अपने नेक को टाइट करता है, जिससे उसका नेट यांग जो के हाथों पर बहुत ज्यादा भारी होने लगता है। उसके बाद मो अपने गर्दन को सिकोड़ लेता है, जैसे हम अपने पेट को सिकोड़ते हैं वैसे ही। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बन जाता है। वो अपने दोनों हाथों से यांग जो के हाथों को पकड़ लेता है, वो भी क्रॉस करते हुए। यहाँ पर मौका बन जाता है, अब फाइट बैक कर सकता है हमारा मो।